एक पेंडेमिक या सिर्फ एक और डर, एक भौकाल? इमेजिन करके देखिए, सुबह के 6 बज रहे हैं। दिल्ली में ऑटो वाला अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। मुंबई में डब्बा वाला निकल पड़ा है। चेन्नई में ऑफिस वाला मेट्रो पकड़ रहा है। नॉर्मल इंडिया, एक नॉर्मल डे। लेकिन एक चीज नॉर्मल नहीं थी। हर दूसरे फोन की स्क्रीन पर एक ही वर्ड बार बार फ्लैश हो रहा था: हेंटा वायरस। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस फ्लड हो रहे थे। क्या एक कोविड 2.0 है? क्या फिर लॉकडाउन आएगा? कोई कह रहा है मेरे कजिन ने यूएस से भेजा है, बहुत डेंजरस है। और सबसे ज्यादा, आखिर ये होता क्या है यार? हम इंडियंस ने 2020 में एक सच सीखा था: एक अकेला शब्द दुनिया बदल सकता है। और वो शब्द था लॉकडाउन। और पूरी सिविलाइजेशन फ्रीज हो गई थी। अब 2026 में एक नया शब्द हवा में था और दुनिया का दिल फिर से थोड़ा तेज धड़कने लगा। लेकिन इस बार की कहानी सिर्फ एक वायरस की नहीं है। ये कहानी उस इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट की है जो इंसान और नेचर के बीच में कभी लिखा गया था, और जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम धीरे धीरे रोज तोड़ रहे हैं। आइए जानते हैं ये हेंटा वायरस की कहानी आखिर है क्या। मैं हूं प्रवीण चौधरी और आप है मेरे साथ वर्ल्ड नाव पर। समझेंगे ये हेंटा वायरस की पूरी कहानी। सोच के देखो, एटलांटिक ओशियन, एक लग्जरी क्रूज शिप, लगभग 150 पैसेंजर, फुल हॉलीडे के मूड में, सेल्फीज, सनसेट्स, बफे, लाइफ परफेक्टली फिल्टर्ड। फिर एक पैसेंजर को अचानक फीवर आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सिलसिला ऐसे ही बढ़ता गया। सिम्टम्स सडनली एस्केलेट हुए: ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, चेस्ट हैवी, और कुछ लोग कैबिन में ही बंद हो गए, अनेबल टू मूव, बिल्कुल हिल डुलने की स्थिति में नहीं थे। तुरंत डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया। मल्टीपल कंट्रीज ने अपने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी। पैसेंजर्स को क्वारंटीन में रखा गया। और दुनिया ने फिर वही सवाल पूछा जो 2020 के बाद कहीं ना कहीं एक जहन में डर था: क्या इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है? लेकिन क्या सच में खतरा इतना बड़ा है? अगर डब्ल्यूएचओ की माने तो उन्होंने इनिशियल असेसमेंट में पब्लिक रिस्क को बहुत कम बताया है, लेकिन लो रिस्क और नो रिस्क में फर्क होता है। एमवी होंडुरस शिप, जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे थे, उसने वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम को एक अनप्लान ड्रिल दिया है, एक अनप्लान्ड काम। और दुनिया ने नोटिस किया कि प्रिपरेशन की असली टेस्ट वही होती है जब कुछ गलत हो जाता है। आइए हेंटा वायरस को एक साइंस के माध्यम से समझते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में। आखिर हेंटा वायरस होता क्या है? असल में ये कोई एक वायरस का काम नहीं है, ये एक पूरी फैमिली है वायरसेस की। और इस फैमिली का एक ही फेवरेट घर होता है: रोडेंट्स, मतलब चूहे या कुतरने वाले जीव। अब अपने घर से ही समझो। सोचो एक पुराना गोडाउन, या तो आपके गांव का अनाज वाला कमरा, या दिल्ली के किसी पुरानी बिल्डिंग का बेसमेंट। महीनों से सफाई नहीं हुई, चूहे वहां आते जाते रहते हैं और अपना मलमूत्र छोड़ के जाते हैं और गंदगी फैला के जाते हैं। बाद में कोई अंदर जाता है, झाड़ू लगाता है, और वो धूल जो हवा में उड़ी थी उसके साथ चूहे की गंदगी के कुछ पार्टिकल्स भी सांस के साथ अंदर चले गए, और वायरस आपकी बॉडी में। कोई हाथ नहीं मिला, कोई हैंडशेक नहीं, सिर्फ एक गलत वक्त पर एक गलत कमरे में एक गहरी सांस। साइंटिस्ट ने इसको टेक्निकल टर्म दिया है जिसे एरोसोलाइजेशन कहते हैं। जब इन्फेक्टेड रोडेंट्स के कचरे के, उनका सेक्रीटा, यूरिन या सलाइवा के छोटे छोटे पार्टिकल हवा में मिक्स हो जाते हैं और हम इनहेल कर लेते हैं, उससे एरोसोलाइजेशन कहते हैं। इंडिया में ये एक खास रिस्क फैक्टर है। गांव में अनाज के भंडार भरे हुए हैं, शहरों में स्लम्स हैं और घने वेयर हाउसेस, क्राउडेड, जहां रोडेंट्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा कॉमन है। इसी के साथ एक टर्म बहुत ज्यादा प्रचलित होता है जिसको बोलते हैं जूनोटिक स्पिल ओवर। थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिखता है, लेकिन इतना है नहीं। जूनोटिक ऐसी बीमारी को कहते हैं जो जानवर से इंसानों में आए, और स्पिल ओवर का मतलब होता है किसी डब्बे से एक लिक्विड का गिरना, यानी एक अपनी बाउंड्री क्रॉस करना। जब कोई वायरस अपनी ओरिजिनल जाति से हटके, जैसे चूहे, उन्हें छोड़कर ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है, उस मूवमेंट को कहते हैं जूनोटिक स्पिल ओवर। ये हम पहले भी देख चुके हैं। कोविड 19 के टाइम में चमगादड़ से इंसानों में स्पिल ओवर हुआ चाइना के अंदर। वहीं निपा वायरस जो केरल में 2018 और 2023 में इंसानों के अंदर आया, इसका माध्यम था फ्रूट बैट, और इसकी मॉर्टेलिटी लगभग 40 से 70% बताई गई थी। बर्ड फ्लू, जिसको H5N1 भी कहा गया, ये पोल्ट्री से इंसानों के अंदर आया और भारत के कई स्टेट्स में अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं स्वाइन फ्लू, जो H1N1 कहा जाता है, 2009 में पिग ओरिजिन से इंसानों के अंदर आया, जिसमें लगभग 981 इंडियंस की जान गई, वो भी फर्स्ट वेव के अंदर। अब हेंटा वायरस जो रोडेंट से इंसानों में आता है, लगभग दिख रहा है सेम डेंजरस पैटर्न। हर बार सेम स्क्रिप्ट: एनिमल टू ह्यूमन, जानवरों से इंसानों के अंदर। और हर बार दुनिया थोड़ी लेट रेस्पॉन्ड करती है। लेकिन असली विलन क्या ये जानवर है, या हम जो नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन:
ऑनेस्टली ये पार्ट वायरस की बात से ज्यादा अनकंफर्टेबल है। हेंथा वायरस अभी ज्यादा क्यों? और इसका एक छोटा आंसर है, क्योंकि हम चूहों के घर में घर बना रहे हैं और चूहा वो हमारा इनविटेशन नहीं मानता, वो बस आ जाता है। और कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट कनेक्शन भी है। अगर देखा जाए तो ये भारत से दूर भी नहीं है। 2026 में अर्जेंटीना ने अचानक एक सूखा पड़ने का पैटर्न देखा और फिर बहुत ज्यादा इंटेंस और अनसीजनल रेनफॉल। क्लाइमेट साइंटिस्ट ने नोट किया कि इस इरेगुलरिटी ने रोडेंट्स पॉपुलेशन को एकदम बढ़ा दिया है। सोचो, सीजनल बैलेंस बिगड़ा, चूहों का नेचुरल शिकारी सांप और उल्लू डिस्टर्ब हुए, यानी जो फूड सोर्स अनएक्सपेक्टेड जगहों पे मिले, यानी फूड साइकिल डिस्टर्ब हुई। इसी वजह से रोडेंट्स की संख्या एकदम से बढ़ी, जिसे पॉपुलेशन सर्ज भी कहा जाता है। मतलब डबल वायरस एक्सपोजर, डबल रिस्क। इंडिया में ये कल की बात नहीं है, ये आज हो रहा है। अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो अभी तक की जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज ये इंसानों के अंदर आई हैं वो 70% जूनोटिक हैं, यानी जानवरों से शुरू हुई इंसानों के अंदर। अगर इस इंडिया का रिस्क मैट्रिक्स देखें तो नंबर थोड़ा अनकंफर्टेबल करते हैं। इंडिया में लगभग 150 करोड़ लोग हैं, एक प्लानेट का सबसे पॉपुलेटेड डेमोक्रेसी। 2 करोड़ टन से ज्यादा अनाज इंडिया में हर साल ओपनली या आधा ढका हुआ छोड़ा जाता है, यानी चूहों के लिए एक स्वर्ग। वहीं धारावी मुंबई जैसी जगह पर 7 लाख से ज्यादा लोग 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। आप खुद समझ सकते हैं वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट का कितना बड़ा चैलेंज होगा, यानी हाई रोडेंट्स एक्सपोजर। क्लाइमेट इंपैक्ट, राजस्थान और विदर्भ में बहुत ज्यादा हीट वेव्स, वहीं यूपी बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़। बहुत इरेगुलर पैटर्न ने रोडेंट्स के जनजीवन को बदल दिया है। भारत में 60% से ज्यादा हमारी रूरल पॉपुलेशन है, जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट से होता है, यानी सबसे ज्यादा खतरा जूनोटिक स्पिल ओवर का यहीं पे है। ये मैं डर फैलाने वाली बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ तैयारी की बात है। जब बात हेंथा वायरस की आ ही गई है तो इसके सिम्टम्स भी जान लो। जानकारी बहुत जरूरी है और ये पार्ट ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो चीज है जो डॉक्टर्स भी पहले मिस कर देते हैं। हेंथा वायरस का सबसे डेंजरस पैटर्न ये नहीं कि ये डेडली है, सबसे डेंजरस बात ये है कि ये शुरुआत में ये बिल्कुल आम फ्लू जैसा लगता है। इसके सिम्टम दो पार्ट्स में दिखाई देते हैं, कुछ शुरुआती सिम्टम और कुछ सीवियर स्टेज में। शुरुआत में आपको लगभग हल्का बुखार दिखेगा। जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर नजर आते हैं, जैसे हल्का बुखार यानी 100 से 102 फ़ारेनहाइट के अंदर, शरीर में दर्द, सर दर्द, थकान, बहुत ज्यादा वीकनेस, ठंड लगना, ठंडे पसीने आना और थोड़ा नोजिया भी। लेकिन जैसे ही ये सीवियर स्टेज में एंटर करता है तो एकदम से बढ़ जाता है, सडन एस्केलेशन होता है। सीवियर ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत, लंग्स में फ्लूइड भर जाना जिसको पल्मोनरी एडेमा भी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर का एकदम से क्रैश होना, ऑर्गन फेलियर का खतरा, पेशेंट को आईसीयू में एडमिशन की जरूरत बहुत ज्यादा आ जाती है ना डराने वाला पार्ट। पहले स्टेज पर कोई नहीं बोल सकता कि ये हेंथा वायरस है या दिल्ली का एक नॉर्मल मौसमी बुखार। और यहीं से शुरू होता है एक इंक्यूबेशन पीरियड, जिसे कहते हैं साइलेंट काउंटडाउन। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जब वायरस बॉडी में घुस गया लेकिन सिम्टम्स अभी नहीं आए। हेंथा वायरस में ये विंडो दी गई है लगभग 1 से 8 हफ्ते। अगर इसका एवरेज मान के चले तो 2 से 4 हफ्ते। इसका मतलब एमवी होंडुरस के पैसेंजर साउथ अमेरिका में एक्सपोज्ड हुए, यूरोप में सिम्टम्स आए, इसीलिए क्वारंटाइन तब भी जब कोई हेल्थ की दिक्कत होती है तो जरूरी हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई इसकी बात कर रहा है, हेंथा वायरस क्या कोविड जैसा है या कोविड से कुछ अलग है? इंडिया के हर व्हाट्सएप ग्रुप में अब एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया होगा, कोविड जैसा है क्या ये? तो सीधा जवाब देते हैं। आइए समझते हैं कोविड 19 और हेंथा वायरस में अंतर। जहां कोविड 19 इंसान से इंसानों में बहुत आसानी से फैल जाता है, जिसका माध्यम हवा में फैलने से होता है, वहीं हेंथा वायरस रोडेंट से ह्यूमन में आता है, लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। कोविड 19 का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन था, वहीं हेंथा वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 8 हफ्ते, यानी एवरेज लेके चले तो 2 से 4 हफ्ते। जहां कोविड 19 ने 700 मिलियन से ज्यादा केस पूरी दुनिया में देखे गए, जिसकी वजह से उसे पेंडेमिक भी घोषित किया था, वहीं हेंथा वायरस अभी लोकलाइज्ड एरिया में है, जिसको अभी कंटेन करके रखा गया है। कोविड 19 की मोर्टेलिटी 1 से 2% ग्लोबली मानी गई थी, लेकिन हेंथा वायरस की मोर्टेलिटी 30 से 40% भी देखी गई है कुछ स्ट्रेन्स के अंदर, मेनली जिसमें आता है एचपीएस। कोविड 19 एकदम अनकंट्रोल्ड कंडीशन में फैला था, लेकिन हेंथा वायरस का ऐसा केस नहीं है। ये बहुत धीरे से फैलता है, लेकिन जब फैलता है तो घाव गहरा छोड़ता है। कोविड 19 की वैक्सीन को लगभग हमने 1 साल के अंदर अंदर तैयार कर लिया था, वहीं हेंथा वायरस का अभी इसमें कोई जिक्र भी नहीं है। लेकिन अगर ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता तो इसका मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हेंथा वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन तो फैलता नहीं, तो बस हमें चूहों से बचने की जरूरत है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। एंडीज के तलों में साउथ अमेरिका के अंदर एक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखने को मिला, जिसे साइंटिस्ट बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं। एक एक्सपर्ट ने मेटाफोर दिया जिसको कहा गया वाइल्ड फायर वर्सेस वेट लॉग। एक वायरोलॉजिस्ट ने ये कंपैरिजन दिया,
कोविड 19 तो एक वाइल्ड फायर की तरह था, फास्ट, अनकंट्रोलेबल और हर जगह एक ही बार में। वहीं हेंथा वायरस एक वेट बर्निंग लॉग है, बहुत धीरे से जलता है, बट अगर ये जल गया तो गहराई तक जला देता है, बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग। अब समझो क्यों साइंटिस्ट अलर्ट में है। अगर ये कभी म्यूटेट करके आसानी से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर लेता है तो इसकी मॉर्टेलिटी 30 से 40% रेट के साथ अपने भयानक परिणाम छोड़ सकती है। आप सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक हो सकता है। भारत ने भी वायरस का लगातार कहर झेला है। आइए समझते हैं कि भारत में कब कब क्या वायरस ने क्या कहर मचाया। ये कहानी से शुरू करते हैं। 2018 में केरल में एक परिवार का मेंबर अचानक से क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया, हॉस्पिटल गया और फिर चला गया। फिर दूसरी फैमिली का मेंबर, फिर तीसरी फैमिली का मेंबर। कारण था निपा वायरस। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये फ्रूट बैट से इंसानों के अंदर आया, बहुत दूर दराज एरिया में शुरुआत हुई, लेकिन केरल गवर्नमेंट ने जो स्पीड और प्रिसीजन दिखाए, दुनिया ने नोटिस किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट, नो पैनिक जस्ट एक्शन। रिजल्ट ये था, जो पोटेंशियल पेंडेमिक बन सकता था वो कंटेन कर लिया गया। हाँ, 17 जाने गई, बुरा हुआ, लेकिन हजारों की संख्या से तो कम था। फिर 2023 में फिर से निपा वायरस आया, केरल फिर से तैयार था, फिर कंटेन किया गया। ये इंडिया का सच है, ये इंडिया का असली लेसन है। प्रिपेयरनेस एक इवेंट नहीं, एक कल्चर होना चाहिए। अब भारत का एक एग्जिस्टिंग सिस्टम जो अभी भी वायरसेस को लेकर काम कर रहा है, जिसको नाम दिया है इंडिया डिजीज सर्वेलेंस आर्किटेक्चर, खासकर पोस्ट कोविड 19 के बाद बनाया गया। इसमें आता है IDSP यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। 36 स्टेट और यूटीज में रियल टाइम डिजीज मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग नेटवर्क बनाया गया। ICMR का VRDLS यानी वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब, 30 से ज्यादा लैब अलग अलग स्टेट्स में तैयार की गई, यानी जल्दी से जल्दी पैथोजन को आइडेंटिफाई करना। वहीं 2020 में स्टार्ट हुआ नेशनल वन हेल्थ मिशन, जिसने ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंट के लिंकेजेस को गहराई से समझना स्टार्ट किया। इंसाकॉग यानी जीनोम सीक्वेंसिंग नेटवर्क बनाया गया कोविड 19 के दौरान, जो मॉनिटर करता है नए नए पैथोजेंस को। एयरपोर्ट हेल्थ स्क्रीनिंग, पोस्ट कोविड 19 के बाद इसको भी बढ़ावा दिया गया, जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग और पैसेंजर्स का हेल्थ ट्रैकिंग। स्टेट रैपिड रेस्पॉन्स टीम केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसी जगहों पर ट्रेंड, डेडिकेटेड और फील्ड रेडी टीम बनाई गई। लेकिन सच बात यह है कि कहीं ना कहीं गैप्स अभी भी नजर आते हैं, जहां भारत को अभी भी काम करने की जरूरत है। जैसे रूरल रोडेंट मैनेजमेंट, ग्रेन स्टोरेज सेफ्टी बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड है। लगभग 6 लाख के आसपास गांव हाई एक्सपोजर की कैटेगरी में। अर्बन स्लम सैनिटेशन और जो मेगा सेटलमेंट धारावी जैसी जगह पर बनाए गए हैं, वो बिल्कुल जूनोटिक रिस्क के में अनएड्रेस्ड रखे गए। वहीं वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन का इंटरफेस, माइनिंग, डिफोरेस्टेशन, रोड कंस्ट्रक्शन जैसी फॉरेस्ट कॉरिडोर्स में लगातार चलाया जा रहा है, जिसका कोई हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस को अभी भी बढ़ावा नहीं दिया गया। ज्यादातर इंडियंस निपा वायरस तक के सिम्टम्स को नहीं जानते, या हेंथा वायरस या कोई भी जूनोटिक रिस्क। और सबसे खतरनाक बात है मिस इन्फॉर्मेशन। भारत में लगभग 500 मिलियन से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर हैं। एक पैनिक फॉरवर्ड एक ऑफिशियल एडवाइजरी से ज्यादा तेजी से फैलता है। इंडिया में बहुत सारे आउटब्रेक हुए हैं। अगर हम इसके पैटर्न को समझें, जिसे हम ज्यादातर इग्नोर करते हैं, तो आप खुद इसको सरप्राइज के तौर पर लेंगे। कहानी 2003 से स्टार्ट होती है, जहां वायरस आया सार्स, जिससे लगभग 8,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए और 774 मौतें दर्ज की गई। भारत भी अलर्ट पर था, हॉस्पिटल्स बनाए गए, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। फिर 2009 में स्वाइन फ्लू आया। भारत में लगभग 27,000 केसेस दर्ज हुए, जिसमें जिसमें 981 लोगों की जान गई। स्कूल्स बंद किए गए, मास्क सड़कों पर दिखने लगे। 2014 में आता है इबोला, 11,000 से ज्यादा जाने गई अकेले वेस्ट अफ्रीका के अंदर। वहीं इंडिया में जान तो किसी की नहीं गई, लेकिन एवैक्यूएशन प्रोटोकॉल बहुत जल्द तेजी से एक्टिवेट कर दिया गया। 2013 और 23 में निपा वायरस केरल के अंदर आया, जिसकी मॉर्टेलिटी 40 से 70% देखी गई। इंडिया ने उसे दबा तो दिया, जो एक ग्लोबल केस स्टडी भी बनी। वहीं 2020 और 23 के अंदर आया कोविड 19। भारत में लगभग 4.5 करोड़ केसेस देखे गए, जिनमें से 5.5 लाख से ज्यादा जाने गई और इकोनॉमी को लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। अब फिर से 2026 में सुनाई दे रहा है हेंथा वायरस। हाँ, कह सकते हैं अभी ये एक क्लस्टर एरिया में है, जिस ग्लोबल मॉनिटरिंग से देखा जा रहा है। WHO ने पब्लिक रिस्क में इसको बहुत लो बताया है, लेकिन भारत को विजिलेंस मोड में रहने की जरूरत है। क्या आप देख रहे हैं, हर आउटब्रेक के बाद एक इंक्वायरी होती है, एक कमेटी बनती है, एक रिपोर्ट आती है जो कभी पढ़ी नहीं जाती, और फिर अगला आउटब्रेक। कोविड 19 की वजह से हमारी इकोनॉमी को लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जो कंपैरिजन करके देखा जाए तो इंडिया के डिफेंस बजट का लगभग 5 साल के बराबर था। और अगर हम प्रिवेंशन पर इसका 1% भी इन्वेस्ट किया होता, तो शायद ये आंकड़ा आज हमें फ्रैक्शंस में मिलता। तो फिर इंडिया को करना क्या चाहिए? WHO, UN और ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स एक कॉन्सेप्ट पर
सहमति जता चुके हैं और इसे नाम दिया वन हेल्थ। ये कॉन्सेप्ट 3 आसान सिंपल आइडियाज को जोड़ता है। इंसान हेल्दी होगा तभी जब जानवर हेल्दी होगा, जानवर हेल्दी होंगे जब एनवायरमेंट हेल्दी होगा, और एनवायरमेंट हेल्दी होगा जब हम जंगल, पानी, हवा को बचाए रखेंगे। और ये फिलॉसफी नहीं, ये प्रैक्टिकल पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है और इंडिया ने भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करना स्टार्ट किया है। इंडिया ने अपना वन हेल्थ मिशन स्टार्ट किया 2022 के अंदर, जिसका फ्रेमवर्क सीधा सिंपल था। हर स्टेट लेवल पर एक वन हेल्थ यूनिट तैयार की जाएगी जो होगी ICMR, ICAR जो एग्रीकल्चर रिसर्च बॉडी है, और एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। ये पूरा वन हेल्थ मिशन इन तीनों संस्थाओं के अंतर्गत तैयार किया गया। ये सिस्टम काम करता है अर्ली वार्निंग के ऊपर, जो जूनोटिक डिजीजेस की अर्ली वार्निंग सिस्टम को बिल्ड करता है, यानी जॉइंट ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंट सर्वेलेंस एक साथ डिप्लॉय किया गया। लेकिन इसमें भी एक चैलेंज है, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत निचले स्तर पर है। इंटेंट और एक्शन के बीच गैप अभी भी नजर आ रहा है और वो गैप ही खतरनाक है। चलो ये गैप तो शायद सरकार और अधिकारी भर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा गैप है जो शायद हम सिटीजन्स को ही समझना पड़ेगा। 2020 में WHO ने एक नया वर्ड कॉइन किया, इंफोडेमिक, यानी इंफॉर्मेशन प्लस एपिडेमिक। मतलब साफ है, गलत और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को इतनी तेजी से फैलाया कि वो खुद एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन जाए। इंडिया में कोविड-19 के वक्त जल्दी में लोग डिसइंफेक्टेंट तक पी गए, वो भी किसी के फॉरवर्ड की वजह से। नीम का पानी पूरी गली में छिड़का जा रहा था, डॉक्टर्स को कॉलोनी से बाहर निकाला गया, और 2026 में हैंथा वायरस के बारे में यही हो रहा है। अब सड़कों पर चलते कुछ मिथ जो फॉरवर्ड किए गए, लेकिन क्या ये सच्चाई से मेल खाते हैं? आइए समझते हैं इनका अंतर। एक मिथ ये चल रहा है कि एंथा वायरस कोविड-19 से भी तेज फैलेगा, लेकिन असलियत में ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है ही नहीं, जो कोविड-19 के में एयरबोर्न के थ्रू हुआ था, यानी हवा से फैला था। एक मिथ ये चला है कि इसकी मोर्टेलिटी 90% से ज्यादा है, और सच्चाई ये है कि ये स्ट्रेन बाय स्ट्रेन वेरी करता है, यानी कुछ स्ट्रेन में मोर्टेलिटी 30 से 40% है, और वो भी जरूरी नहीं। अब एक और मिथ ये है कि इंडिया में दिल्ली में एक केस कंफर्म हुआ, लेकिन सच में अभी तक कोई भी केस कंफर्म नहीं हुआ है। एक मिथ ये चलाया गया, US में वैक्सीन है, इंडिया को नहीं मिल रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई भी वैक्सीन एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं भी। और सबसे बड़ा मिथ, ऑफिशियल लॉकडाउन अनाउंसमेंट होने वाला है, लेकिन सच्चाई ये है कि WHO ने इसके रिस्क को बहुत कम बताया है, जो जनरल पब्लिक के लिए खतरनाक नहीं है। तो रियल टाइम इम्यून सिस्टम इंडिया को बनाने की जरूरत है, फिजिकली नहीं, इंफॉर्मेशनल भी। और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानियत को भी आईना देखने की जरूरत है? आज का सच ये है, ह्यूमैनिटी ने एक इंप्रेसिव ट्रेजेक्टरी ली है। हमने AI बनाया, मार्स मिशन भेजे, पोलियो वर्चुअली खत्म कर दिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग डबल के पास पहुंचा दी। लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक वायरस, बहुत छोटे नैनोमीटर्स का, आज भी पूरी सिविलाइजेशन को धीमा कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने नेचर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, जो एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा था एक दूसरे से एक रेस्पेक्टफुल दूरी, एक बैलेंस। हैंथा वायरस शायद अगला पेंडेमिक ना बने, WHO बोल रहा है रिस्क बहुत कम है, एक्सपर्ट सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये मिस करना मत, ये सिर्फ एक वायरस का आउटब्रेक नहीं, ये एक वार्निंग है। एक बीज बोने में वक्त नहीं लगता और एक जंगल खो जाता है, एक रोड बनाने में ज्यादा बजट नहीं लगता और एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हमेशा के लिए छूट जाता है। एक नए सेटलमेंट्स में इन रोडेंट्स के घर के बारे में नहीं सोचा जाता और एक वायरस को एक नया होस्ट मिल जाता है। भारत लगभग 150 करोड़ लोगों का देश है, इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस वार्निंग को बहुत सीरियसली ले, ना ही सिर्फ हॉस्पिटल बेड्स काउंट करके, ना ही सिर्फ एयरपोर्ट्स पर थर्मल गन लगा, बल्कि ये सोच के अगर हम जंगल बचा रहे हैं, साफ सफाई पर ध्यान दें, बेटर वाइल्ड लाइफ पॉलिसी रखें, तो वायरस को इंसानों तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। और असली सवाल ये नहीं कि ये पेंडेमिक बनेगा या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं और क्या भारत इस बार सिर्फ रिएक्ट नहीं, एक्ट करेगा। और लास्ट में हर एक इंडिविजुअल लेवल के लिए एक खास जानकारी, जो आप कभी इस वायरस की चपेट में आए या कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखें तो आप अपने आप पर गौर करिएगा और बचाव करिएगा। सबसे पहले अपने घर और आसपास के एरिया को रोडेंट प्रूफ करिए, खासकर जहां अनाज के भंडार रखे गए। पुराने बंद कमरों में जैसे बेसमेंट और गोडाउन में बिना मास्क के सफाई मत करो। हमेशा यूज करो एक प्रोटेक्टिव लेयर। हेल्थ की मिस इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड मत करो, पहले WHO से वेरीफाई करो या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से वेरीफाई करो या ICMR की किसी वेबसाइट से। हल्का बुखार और सांस लेने में तकलीफ एक साथ आए किसी ऐसे एरिया के बाद जहां रोडेंट्स का एक्सपोजर था, तुरंत डॉक्टर से मिलें और लोकल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को सपोर्ट करें। ये पब्लिक हेल्थ इशू है, सिर्फ एनवायरमेंट वाली बात नहीं। आशा करता हूं ये जानकारी आप सबके लिए बहुत मायने रखेगी और काम की है। कोशिश करिए ये जानकारी सब तक पहुंचे, जिससे फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन कम से कम फैले। बने रहिए मेरे साथ वर्ल्ड नाउ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल।